प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा लोरेंट्ज़ फोर्स, जो क्या दे रहा था? फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब किसी कंडक्टर से जब हम चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें से भी तो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। अगर उसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस चार्ज पार्टिकल जो उसमें फ्लो कर रहा है उसकी वजह से उस पर फोर्स एक्ट करेगा। वो फोर्स कितना करेगा, क्या है उसका फार्मूला, इस वीडियो में हम वही करेंगे। और आप क्या करेंगे, अपने इस चैनल को उसी तरीके से सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम करने जा रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। Force acting on current carrying conductor in magnetic field। और इनसे जुड़े हुए तमाम जो है दूसरे आर्टिकल्स हैं जो इन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें और आपको फिजिक्स से संबंधित जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पढ़ लीजिए क्या है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, ये एक्स एक्सिस है पहले की तरह, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन। और हम उस कंडक्टर को सपोज कीजिए इस तरह से रख रहे हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा है। वो हमारे एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से रखा हुआ है और ये एंगल थीटा है और इधर हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले क्वेश्चन का ध्यान में होना चाहिए कि हमें करना क्या है। और फिर देखिए क्या लिखेंगे आप कि कंसीडर ए कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट आई इज फ्लोइंग एज शोन इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज अप्लाइड इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। यानी कि आप यहां कह सकते हैं कि B इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, I इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, थीटा इज द इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, आप देख रहे हैं। अब हमने वैसे तो ये क्योंकि काफ़ी लॉन्ग कंडक्टर है तो हमें क्या करना है, हम एक काम कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, इसका छोटा सा हिस्सा सपोज कर लेते हैं इतना। और ये भी बता देते हैं कि A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। यानी कि इस कंडक्टर की जो मोटाई है वो A है, वो हमने यहां कर ली है। अब हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था, जो इस आई बॉल को दबा करके आप चेक कर सकते हैं, ये पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल है, तो वही तो फ्लो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कंडक्टर बड़ा है तो हमने क्या किया, डिवाइड द कंडक्टर इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ dl। ये है देखिए इसकी लेंथ कितनी है, dl इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, dl इज द लेंथ ऑफ ईच एलिमेंट। ये देखिए बेटा, अब
मुझे एक बात बता सकते हैं कि इस एलिमेंट की जो है वॉल्यूम कितना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट। क्यों, ए तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और डीएल इसकी क्या है, इस एलिमेंट की सिर्फ वो लेंथ है, तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, ए इंटू डी-एल। आप कहो सर ये क्यों कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि इस एलिमेंट में चार्ज कितना है, इस छोटे से हिस्से में बहुत स्मॉल एलिमेंट है और इसमें चार्ज कितना है। तो हमें ये तो पता चल गया इसका वॉल्यूम ए इंटू डी-एल है। और एक चीज़ हमने और जानते हैं कि इफ़ n इज द नंबर डेंसिटी, चार्ज किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो हमें ये पता चल जाए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा इस छोटे से टुकड़े पर एलिमेंट पर चार्ज जानने के लिए। तो n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। तो आप बताइए नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना है ए इंटू डी एल, और तो फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, n से मल्टीप्लाई करें। देखिए यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, इसमें n इंटू डी एल। ये हो गया, ये बात भी सही है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इस कंडक्टर एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन चार्ज कितना है वो निकालना हमें तो। और अगर हम ये देखें कि E इज दी चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो बस कोई बात ही नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, तो फिर इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, इतना। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि एलिमेंट बहुत ही छोटा है, तो हम इसको डी क्यू कह देते हैं। और ये होगी बात हमारे पास, यानी कि दिस इज द चार्ज विच मूव्स इन दिस कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज़ अब आपने देखी बेटे इसमें। अब हम क्या करेंगे ये देखिए, अब भूल जाओ सारी बातें, पिछला वीडियो याद रखें, नहीं देखा है किसी बच्चे ने तो इससे पहले वाला वीडियो जो है वो आप देख लीजिएगा, लॉरेंट्ज फोर्स। वहाँ हमने बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स एक्ट करता है, जिसे हमने लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का नाम दिया था। तो चलिए ये है वो चार्ज। अब भूल जाओ इस पूरे कंडक्टर की बात, तो आप तो सिर्फ इतना याद रखें कि ये डी क्यू जो है चार्ज है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। और कोई इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करता है, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इफ वी डी इज दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फोर्स का क्या फार्मूला आया था बेटे वो पीछे। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, ये इसको एक पार्टिकल ही मान लो क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है, और कितनी गति से वो मूव कर रहा है, वी डी गति से। किस मैग्नेटिक फील्ड में, बी में, इतने एंगल पर। तो फिर आप क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर एलिमेंट इज गिवन बाय, ये देखिए बेटे, ये हो जाएगा वो फोर्स। क्यू कितना है यहाँ पर, जो भी है हमारे पास डी क्यू है, इसको इस छोटे से एलिमेंट पर हमने ये ले लिया था, और वी डी क्रॉस वी, ये देखिए बेटे। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एक प्लास्टिक की, मान लो हम कोई पाइप ले लेते हैं और उसमें जब उसे हम मैग्नेटिक या चुंबक के पास ले जाएंगे तो वो उसको खींचेगा, नहीं खींचेगा। अब उसमें लोहे की बॉल्स डाल देते हैं। जब अब उसको, उसी प्लास्टिक की पाइप को हम चुंबक के पास, मैग्नेट के पास ले जाएंगे, उसको खींचेगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये चुंबक जो है इस प्लास्टिक की बॉल, जो पाइप है उसको खींच रहा है। वो प्लास्टिक की पाइप को नहीं खींच रहा है, वो उन बॉल्स को खींच रहा है। तो जब हम इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, इस वायर पर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसमें से जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वजह से फोर्स एक्ट कर रहा है, और लगेगा ये कि इस वायर पर लग रहा है। तो चलिए वो क्या है, वो ये है, पुट दिस वैल्यू ऑफ डी क्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन हियर, तो रख दीजिए। तो क्या लिख देते हैं, एन ई, ये देखिए एन ई ए डी एल
VD क्रॉस B। ये देखिए बेटे, अब क्योंकि DL की वही डायरेक्शन है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम ले रहे हैं यहां पर, तो फिर ये कितना हो जाएगा NEA। VD को मैं बाहर ले लेता हूं और DL को अंदर, DL क्रॉस B। प्यारे बच्चों, अब ये जो चीज आपके सामने आई है, ये आपकी जानी पहचानी चीज है। पिछली इलेक्ट्रिक करंट वाला यूनिट में आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहां हमने बताया था। तो ये क्या है, इट इज I। तो ये इक्वेशन आप देखिए क्या बन जाएगी, दिस इक्वेशन बिकम्स DF, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर एलिमेंट, ये क्या है, इट इज I। तो हम इसके स्थान पर लिख देते हैं I। ये देखिए बेटे, और यहां पर क्या है, DL क्रॉस B। ये देखिए, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर एलिमेंट विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है इस छोटे से एलिमेंट पे, हमारा उद्देश्य है इस पूरे कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना टोटल फोर्स एक्ट करता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी एलिमेंट्स पर अलग अलग फोर्स निकाल करके और ऐड करना पड़ेगा, तो वो टोटल फोर्स हो जाएगा। और उस केस में बाकी की चीजें, क्योंकि I तो कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, और मान लो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है। तो फॉर कंप्लीट कंडक्टर, ये देखिए बेटे, फॉर कंप्लीट कंडक्टर आप देखिए यहां पर पूरे वायर की अगर हम बात करते हैं तो फिर ये जो आर्टिकल है हमारा वो क्या बन जाएगा, FM फोर्स एक्टिंग I L क्रॉस B। ये देखिए, इस बार हमने क्या किया है, पूरा वायर ले लिया है, पूरे वायर की लेंथ ले ली है। तो दिस इज दैट, यहां स्मॉल लेंथ थी, अब हमने पूरे एलिमेंट जो हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ ले ली। तो दिस इक्वेशन गिव्स द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज दैट। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को, अगर आपके एग्जाम्स में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज दैट। अब यहां से जो स्पेशल केसेस है वो भी आप लोग कर सकते हैं। स्पेशल केसेस देखिए, पहला ही केस मैं ये कर रहा हूं कि इफ थीटा इज, अच्छा एक चीज और, इससे पहले हम स्पेशल केस करें, मुझे एक बात बताइए कि इस फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है, फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इस पूरे चैप्टर में ही 2-3 जो वीडियोज हम बात करने हैं, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि जब भी कोई आर्टिकल करें तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इनकी क्वेश्चंस को कर सकेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कर सकेंगे, या फिर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स, उनको कर पाएंगे। और मैं उसको बार बार आपको बताता भी हूँ। तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग L एंड B। जिस प्लेन में L और B है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक्ट करता है। एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल प्यारे बच्चों, इसको बहुत अच्छी से तरीके से समझ लीजिए कि अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, इसको हम फोर फिंगर कहते हैं, जो पहली वाली उंगली है, जो बीच में है उसको मिडल फिंगर, सेंट्रल फिंगर भी कहते हैं, और ये थंब। लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को इस तरह से खींच लीजिए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएं। अब एडजस्ट दी फोर फिंगर in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current, then this erect thumb gives the direction of the force। अपनी आप देगा, यानी कि direction of the force acting on a current carrying conductor in magnetic field is given by this Fleming left hand rule। और इसमें मैंने आपको बताया क्या है ये, stretch your forefinger
middle finger and thumb of your left hand so that they act perpendicular to each other. Now adjust the forefinger in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current, then the thumb gives the direction of force acting on that current carrying conductor. यानी मैं जो बात यहाँ कहने चाह रहा हूँ कि फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को जब भी न्यूमेरिकल करें और चाहे कोई अपना क्वेश्चन करे। तो डायरेक्शन का हमें पता चल गया। अब हम स्पेशल केसेस की बात कर रहे थे, तो ये देखिए अगर हम थीटा को 0 कर दें, 0 डिग्री, थीटा 0 कब होगा? ये देखिए जब आपका कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में यानी एक्स एक्सिस की तरफ रखा हो। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटे? यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 और साइन 0 0 होता है। तो यहाँ से आप बात बताइए ये क्या है? इसको अभी आपने लिखा भी है BIL साइन थीटा ही तो है ये, और साइन 0 0 हो गया है तो ये फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? दिस इक्वेशन गिव्स कि द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज 0, यानी नो फोर्स एक्ट ऑन दैट कंडक्टर। तो सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता यह है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, कैन इट ऑलवेज एक्सपीरियंस द फोर्स? क्या इस पर हमेशा फोर्स एक्ट करेगा? तब आप कहोगे नो, ये जरूरी नहीं है। इफ द वायर और कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन नो फोर्स एक्ट ऑन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर एलिमेंट। दूसरा केस देखिए, अगर हम थीटा को 90 डिग्री कर दें, अलग अलग एंगल्स पर हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हमारा वायर इस तरह से रखा हुआ है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा इस केस में? साइन थीटा इजकल टू साइन 90 और साइन 90 इजकल टू 1, और फिर ये हमारा फोर्स, दिस इक्वेशन 1 गिव्स हियर। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, एंड दैट इज गिवन बाय FM एंड इट इज इक्वल टू BIL। आप देख सकते हैं ये तो 1 हो गया है, साइन 90 1 होता है, BIL। तो दिस इक्वेशन इज दैट, और आप देख रहे हैं इट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ये चीज़ आ गई है। तो अलग अलग जो भी एंगल्स हमें दिया हुआ हो B और इसके I के बीच में या L के बीच में आप कह सकते हैं, तो फिर हम जो है फोर्स निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ भी आपको इसमें करनी है। घुमा फिरा करके क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन ये कंसेप्ट याद रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि एक पिछले वीडियो में एक आर्टिकल हमने पढ़ा था कि जब किसी वायर से हम करंट फ्लो करते हैं स्टेट कंडक्टर से, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर से, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पैदा हो गया। अगर अभी ये आर्टिकल हमने क्या पढ़ा है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्ट करता है। तो इस वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, और इसमें एक वायर हम रखते हैं जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पर फोर्स एक्ट करेगा। तो इस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा वही एक्सप्रेशन अब हम निकालने जा रहे हैं। यानी बिल्कुल पिछले दोनों वीडियोज में, एक तो पहले वीडियो हमने पढ़ा था, एक अभी अभी पढ़ा है, इन दोनों को मिला करके एक आर्टिकल बन रहा है, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। वो है फोर्स एक्टिंग, और इसको ध्यान से कीजिएगा बेटे। बार बार ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक आप पूरा देखें। अगर आपके पास समय, अगर कोई और काम है तो पहले उस काम को निपटाइए, वो काम कीजिए, और फिर आप इसको लेकर के बैठें और इस पूरे वीडियो को देखें। पेन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, लिख लिख के देखें, बड़े आराम से पढ़ें, देखें, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी। आप इसको जस्ट पिक्चर के या कोई आप दूसरे वीडियो जो इंटरटेनमेंट से संबंधित हैं उनको देखते उसकी तरह से इन वीडियोज़ को बिल्कुल ना देखें। ये एजुकेशन बेस्ड वीडियो हैं, इनको बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ आपका इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा बल्कि नॉलेज की वृद्धि हो रही है।
आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको बहुत ही आइसोलेशन चाहिए, घर पर बैठ कर के बड़े आराम से आपको इनको पढ़ना है। और हमारा आर्टिकल है वो, चलिए शुरू करते हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये है बहुत ही सिंपल सा एक हमारे पास क्वेश्चन। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी आर्टिकल को कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास कंसीडर टू infinite long straight conductor placed at distance r from each other, these are parallel. Let I1 and I2 are the electric current flowing through these two conductors. तो बेटे पहले आप लिख लीजिए are the electric current through AB and CD कंडक्टर। बेटे इस तरीके से आपको करना है। ये लिखने के बाद अब देखिए जो मैं बात कह रहे जा रहा हूं, मैंने फिर कहा है कि पिछले दोनों आर्टिकल्स कौन कौन से, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर कितना होता है, और एक फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों आर्टिकल्स आपको आने चाहिए। और हम ये सब कुछ करने के बाद फिर क्या करेंगे, चलिए अब हम पहले इस CD कंडक्टर को यहाँ से हटा लेते हैं, फिर रखेंगे। ये देखिए हटा दो इसको। और मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर एक सिंपल बना देते हैं इसको। ये P1 पॉइंट है बेटे यहाँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। CD कंडक्टर को अभी हमने यहां नहीं रखा है, हम बाद में बात करेंगे। पहले मुझे एक बात बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। मैग्नेटिक फील्ड at point P1 due to infinite long straight conductor is given by, वो देखिए कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा हमारे पास B1, आप खुद देखिए। और कितना होता है वो फार्मूला आपको याद है ही, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई r। इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस P पॉइंट के ऊपर पैदा होने वाला है P। अब सवाल ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा, इसकी डायरेक्शन क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये देख लीजिए किससे निकाला था हमने, राइट हैंड रूल से। ये देखिए अब आपको इसको घुमाइए तो हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो ये उंगलियां जो हैं यहाँ तक जाते जाते नीचे की तरफ हो जाएगी, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इतना, यानी कि दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड विच एक्ट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये हमने निकाल लिया बहुत आसानी से। पिछला जो वीडियो है उसके आधार पर हमने ये कर लिया। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को अच्छी तरीके से पहले देख ले। प्यारे बच्चे, जो भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये एक सिस्टेमेटिक स्टडी होती है। आप ये नहीं कर सकते कि एक छोड़ करके दूसरा आर्टिकल कर लो या दूसरा तीसरा कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। एक यूनिट के तमाम जो आर्टिकल्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो शुरू वाला वीडियो देख करके और फिर चलते हुए यहाँ तक पहुँचिए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। चलिए ये आ गया, यानी कि अब हमें पता चल गया कि इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस बात को सारी को भूल जाओ। अब तो ये याद रखो कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो किधर है, परपेंडिकुलरली
डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये कुछ भी नहीं है यहां पे मान लो। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आप अपना वो कंडक्टर CD रख दीजिए। नाउ प्लेस दिस कंडक्टर CD, ये देखिए, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट I2 इज फ्लोइंग। मैंने कहा था ना कि इसकी बात भूल जाओ, अब सिर्फ याद रखो B1 मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताइए, अभी हमने एक आर्टिकल किया था, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट किधर है, इधर है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो जब भी किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है, जो अभी हमने इसी वीडियो में आपने पढ़ा है। और वो फोर्स कितना होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, BIL। तो चलिए हम ये लिख देते हैं यहां पर। नाउ फोर्स एक्टिंग, अब ये लेंथ तो बहुत बड़ी लेंथ है इसकी, तो हम इसकी यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स एक्ट करता है वो निकाल लेते हैं। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर CD इज गिवन बाय, ये बताइए बेटे कितना फोर्स एक्ट करेगा, वो मैं निकाल रहा हूं F1, एंड ये हो जाएगा B1 और I2। ये देखिए L कितना ले लिया, BIL होता है ना फोर्स, L को तो हमने यूनिट लेंथ ले लिया क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट कर रहा है, इतना एक्ट करेगा, ये फोर्स आ जाए। और B1 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से यहां रख दीजिए। ये देखिए म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। अब इस फोर्स की डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए बेटे, और वो थोड़ी देर पहले मैं बताया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अपने लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर मिडल फिंगर को एडजस्ट कर लीजिए, खींच लीजिएगा और देखिए, खुद देख करिए मैग्नेटिक फील्ड को, ये देखिए मैंने अंदर की तरफ कर दिया है, करंट को ये देखिए ऐसे कर दिया है, तो मेरा अंगूठा किधर गया है, इधर गया है। तो दिस थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, कई बच्चे राइट हैंड लगा देते हैं, फिर उनकी सेटिंग नहीं होती है। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने लगा दिया है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट इधर, तो हमारा अंगूठा इधर गया है, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज दैट न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों, एक बात आपके दिमाग में आ सकती है कि सर इस वायर की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड है, वायर तो दोनों पहले से ही रखे हुए हैं, ये तो हमने सपोज किए थे कि भाई CD यहाँ नहीं है, इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब कंडक्टर CD है तो इसकी वजह से भी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा? बिल्कुल, ये का ये प्रोसेस अब हमें एक बार फिर रिपीट करना पड़ेगा। इस बार हम ये मान लेते हैं कि CD हमारे पास कंडक्टर है और AB अभी यहाँ पर नहीं है, इसको हटा दिया, और ये है हमारा पॉइंट P2, ये देखिए। तो चलिए बता दीजिए कि हमारे पास इस पूरे प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं एक बार फिर से हम, अब तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये देखिए, कंसीडर दिस कंडक्टर, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है ये हमारे पास। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द कंडक्टर CD, ये देखिए बेटे, अगेन मैग्नेटिक फील्ड एट P2 ड्यू टू कंडक्टर CD। बताइए कितना हो जाएगा बेटे मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं B2 से इस बार लिख देते हैं। वही इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, उसमें से करंट कितना, I2 और 2 पाई R। डायरेक्शन जरूर बतानी पड़ेगी आपको उसी तरीके से। देखिए करंट जा रहा है, ये है डायरेक्शन, इस बार करंट की डायरेक्शन यहाँ पर किधर है, ऊपर की तरफ है। ये B2 मैग्नेटिक फील्ड है एंड इट एक्ट इन परपेंडिकुलरली, और ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसको हम डॉट से लिखते हैं, यानी कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन। अब अपनी उस मैग्नेटिक फील्ड में, अब इस बात को भूल जाओ। भूल जाओ का मतलब ये नहीं है कि इसको भूल गए, इसको ये देखो कि मान लो ये नहीं है, आप इतना याद रखो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B2 है जो कि परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में आप अपने कंडक्टर AB को रख दीजिए, ये देखिए, जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो
इस मैग्नेटिक फील्ड में जब इस कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ए बी पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ए बी पर यूनिट लेंथ, ये देखिए बेटे, ये कितना हो जाएगा, दिस इज दी F2 एंड इट इज गिवन बाय B2I1। पुट दिस वैल्यू ऑफ B2 फ्रॉम इक्वेशन 3, देखिए कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, और ये हो गया है F2। और ये फोर्स किधर एक्ट करेगा, वही अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि दिस फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन अलोंग P2 P1। तो दिस इज दैट, आपने देखा था कि ये जो फोर्स था ये था हमारा अलोंग P1 P2, P1 ये जो है इधर से खींच रहा है ना, तो P1 ये इधर हमारा P1 पॉइंट था, तो P1 से P2, और ये जो फोर्स लगा रहा है इक्वेशन नंबर 4 में आपने देखा ये है अलोंग P2 P1। तो these are the expression of force acting between the two parallel current carrying conductor। बहुत अच्छी तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा करके आप इसको चेक कर सकते हैं। और आप देखेंगे जैसा कि इस केस में हो रहा है, जब इनमें से डायरेक्शन करंट की सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, इस वायर को ये खींच रहा है, इस वायर को ये खींच रहा है, यानी कि अगर हम दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स को रख दें और उनमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहे, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और प्यारे बच्चों, यही एक कारण है, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई द हाई टेंशन वायर्स आर कीप्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। आपने देखा होगा कि जब बहुत हाई वोल्टेज की वायर्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा दूर दूर तक रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें करंट की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। अगर उनको हम क्लोज रखेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे को टच कर लेंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए हम इनको एक दूसरे से दूर रखते हैं। क्वेश्चन क्या था, व्हाई द टू हाई टेंशन वायर की आर कीप्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। तो आप कहेंगे बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू देम इज सेम, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज व्हाई दे आर कीप्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ये थी हमारी बात। और प्यारे बच्चों, अगर हम इनकी डायरेक्शंस को अपोजिट कर दें, जैसे एक में डायरेक्शन ये और दूसरे में डायरेक्शन ये कर दें, देन दे विल रिपेल। अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा करके इसको चेक कर सकते हैं कि इफ द डायरेक्शन थ्रू दीज टू इज इन अपोजिट डायरेक्शन, देन दे विल रिपेल ईच अदर। तो प्यारे बच्चों, अब जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, इन दोनों फार्मूलेज को आप पढ़ लीजिए, और पिछला जो फार्मूला था वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। और जब आपके कॉन्सेप्ट और ये आर्टिकल आपको आ चुका है तो फिर आप इसके क्वेश्चंस, चाहे फिर वो बोर्ड एग्जाम्स हो, मतलब फिर घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने सभी वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से देखे हैं और कुछ समझ में नहीं आया है, वो आप मुझसे पूछिएगा, और मैं आपको इनके जो रिटन नोट्स हैं वो भी जो है आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप वहाँ देख सकते हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि कहीं दिक्कत आए तो आप वो भी देख लेंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ना ही बोर्ड एग्ज़ाम्स में और ना ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो चलिए, पेन कॉपी ले रहे हैं तो तैयार हो जाइए। इनके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिया है। अब इस क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो ये आपका चेक भी हो जाएगा। आप वीडियो को रोक करके और इस क्वेश्चन को, इन आर्टिकल्स को आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ए हॉरिजेंटल वायर ऑफ, ये उस वायर की जो चीज़ दे रखी है आपको वो लिख लीजिए, ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, ये लॉन्ग है, कैरीज ए करंट, अब इसमें से करंट भी फ्लो कर रहा है और वो है 5 एम्पियर, ये फ्लो कर रहा है। Find the magnitude and direction of the magnetic field which support the weight of the wire. If mass of the wire का मास दिया हुआ है 3 × 10⁻³ किलो, ये है।
देखिए एक तरह से एक रफ डायग्राम भी आप इसमें बनाते जा सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए हमारे पास ये वायर है, दिस इज दी वायर, आप देख रहे हैं हमारे पास वायर है, इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है आई। अब देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें लगाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर एक्ट करेगा वो देख सकते हैं। इसको अगर मैं करंट की तरफ कर दूं और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दूं, नीचे की तरफ परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड ऑफ दिस प्लेन ऑफ पेपर कह सकते हैं, प्लेन ऑफ बोर्ड कह सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूं, मिडल फिंगर करंट की तरफ गई है और जो हमारी फोर फिंगर है जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, हमें पता चल गया डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने क्या कहा था कि हमें डायरेक्शंस का बहुत जरूरी पता होना चाहिए, चाहे न्यूमेरिकल्स हो और चाहे थ्योरी का क्वेश्चन हो। तो फोर्स किधर एक्ट करेगा, ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है बेटे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा तभी तो ये अपने वेट को बैलेंस करेगा, ये है इसका वेट mg। तो अब हमें डायरेक्शन का तो पता चल गया कि जो यहां मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो तो पता चल गया। चलिए अब उसका मैग्नीट्यूड और निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है, और ये जो फोर्स है ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो बताइए व्हाट इज द फोर्स, आप समझ सकते हैं ये हो जाएगा बी आई और एल। हमें बी की तो वैल्यू निकालनी है, आई हमें दे रखा है और एल भी दे रखा है, चलिए कोई बात नहीं। और एक mg, m क्या है, मास ऑफ दिस, वो भी हमें पता है 3। तो पहले इस फोर्स की जो वैल्यूज हैं वो हम लिख देंगे, यानी b की वैल्यू तो हमें खैर नहीं पता है, जो निकालनी है हमें, और i कितना है मैं लिख देता हूँ 5, और l कितना है मैंने वो भी लिख दी है, ये देखिए ये तो FM आ गया बेटे, इतने न्यूटन फोर्स हो गया। और दूसरा mg, वेट कितना हो गया, m कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 × 10⁻³ और g कितना है 9.8, हमें पहले से ही पता है, लेकिन क्योंकि ये इसको सपोर्ट करेगा, ये कह रहा है विच सपोर्ट द वेट ऑफ वायर, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी बट जो गिवन है कि फोर्स इज इक्वल टू mg, वेट, ये तो हमें दे ही रखा है क्योंकि वो इसको बैलेंस कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो अब इन दोनों को आप रख दीजिए, FM बराबर mg, इसके स्थान पर जब हम इसको लिख देंगे तो देखिए अब हमारे पास क्या आएगा, FM कितना है BIL, जबकि mg कितना है, ये देखिए इन दोनों FM के स्थान पर ये लिख दीजिए ना, पहले B5 × 0.1 = m, 3 × 10⁻³ × 9.8, ये बेटे B को एक तरफ रख लीजिए, बाकी सभी चीज़ों को आप राइट साइड में ले जाइए, 3 × 10⁻³ 9.8 और नीचे आ जाएगा 5 × 0.1। आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, तो नीचे इसको मैं 10 कर देता हूँ और ये 0.1 भी हट गया, 10 डेसिमल को हटाने का तरीका ये हो गया है। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 98 से और फिर 5 से, तो फिर आपके सामने एक मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आंसर आ जाएगा 5.88 इंटू, और 10 की पावर भी देखिए -3 यहाँ है, तो ये 10⁻³ टेस्ला, यानी कि इतना फोर्स आ गया है। और किधर एक्ट करेगा वो भी आपने देख लिया, इट एक्ट इन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इस तरह से, लेकिन इसके लिए आपको डायरेक्शन का उन फॉर्मूलों का पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की, और वो प्रैक्टिस कैसे होती है, पूरा थ्योरी क्लियर करने के बाद, फॉर्मूलेज आपको आने के बाद, और फिर क्वेश्चन को पढ़ो और खुद ट्राई करो और प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और चलिए देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल है, आप इसको करना शुरू कीजिए। वीडियो को बाद में देखना, पहले रोक दीजिए और फिर इसको देखिए, और जो भी गिवन चीज़ें हैं उनको लिखते चलिए। कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें निकालना है, नो प्रॉब्लम। ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट, थोड़ा रफली डायग्राम भी बना दिया हमने। एक वायर है
जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। इस वायर की वजह से इस पर फोर्स निकालना है। इसमें I1 करंट है 4 एम्पियर ड्यू टू पैरेलल वायर। एक और वायर है पैरेलल जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है I2। ये अभी जो आर्टिकल किया है उसी पर आधारित है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है। डिस्टेंस इज गिवन 3 सेंटीमीटर या फिर 3-2 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये फोर्स निकालना है। ये तो वायर तो काफ़ी स्ट्रेट हैं, बड़े हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग है, लेकिन पर यूनिट लेंथ हमें फोर्स निकालना है और वो फार्मूला हम जानते हैं। अभी अभी अगर आपने ध्यान से तो सुना है तो वो फार्मूला आपको याद भी होगा। और फार्मूला था हमारा F = μ0 I1 I2 अपॉन 2πr। ये फोर्स हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। और अब आपके पास जो भी गिवन चीज़ें हैं वो लिख दीजिए। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, दिस इज द फोर्स μ0। बेटे यहाँ पर μ0 अपन 4π कर लेते हैं क्योंकि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पहले से पता है, पूरे 10⁻⁻7 होती है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये फार्मूला हमने बना लिया है यहाँ पर। और आर है सिर्फ यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई 2 क्यों किया है ये आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि μ0 अपॉन 4π की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7। 2 यहाँ पहले से ही है। I1 भी दिया हुआ है यहाँ से। I1 कितना है, I1 ये दे रखा है 4 एम्पियर, बिल्कुल सही। और I2 कितना है 6, वो भी हमने रख दिया है। और R की वैल्यू भी दी रखी है 3 × 10⁻²। अब इसको सोल्व कर दिए, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 और ये कितना आ गया 4 4 जा 16। तो ये तो 1.6 पावर कितनी हो जाएगी, ये दो 2 ऊपर जाके 10⁻² जो है आप देख रहे हैं प्लस में हो जाएंगी। और एक डेसिमल हमने ले लिया है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। तो बेटे इस तरीके से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल पहले से किया है और ये आपका आंसर आया है तो इसका मतलब आपने सही किया है। तो इस तरीके से बिना घबराएं, बिना परेशानी के आए क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी फार्मूले पर आधारित आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि एम्पियर की डेफिनेशन। तो कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन एम्पियर, तो फिर आप कैसे करेंगे, यानी कि डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक डिफाइन एम्पियर ये, तो देखिए बेटे वही फार्मूला हम जानते हैं। 2 पैरेलल वायर्स के बीच में जो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैं जिनमें से I1 और I2 करंट फ्लो कर रहा है जो कि R डिस्टेंस पर हैं, तो उसके बीच में जो फोर्स होता है वो कितना होता है μ0 अपॉन 4π 2I1 I2/R ये होता है। और यहाँ से देखिए इफ़ I1 = I2, इन दोनों को हम 1 एम्पियर कर लें, यहाँ से डेफिनेशन आ जाएगी आपको। और R कितना कर लें, इसको 1 मीटर ले लें, यानी कि जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। और दोनों वायर कहाँ रखे हैं, ये दोनों वायर जो है ये फ्री स्पेस में है, वैक्यूम है, यहाँ पर कोई मीडियम हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। तो फिर हमारा जो फोर्स आ जाएगा वो कितना जाएगा ये देख सकते हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है बेटे, अभी हमने बताया था 10⁻⁻7 और ये 2 तो पहले से ही है, 2 × 10⁻⁻7 हो गया। 2 तो ये है और इसकी वैल्यू 10⁻⁻, और ये दो तो 1 हो गए हैं, तो ये आ गया। यानी कि यहाँ से डेफिनेशन भी आ गई है कि इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर if passes through these 2 parallel wires which are placed at distance 1 meter in vacuum and they attract each other by a force 2 × 10⁻⁻7 Newton if the direction of current is same। तो प्यारे बच्चों इस तरह से फार्मूलों की सहायता से आप चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो चाहे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, जब आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं टॉपिक को पूरे को, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाली। फिर चाहे कितना ही टिपिकल कोई क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल्स हों
कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, बच्चे घबराते ही तब हैं जब उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं और वो ख्वाब रख लेते हैं IIT और नीट्स जैसे एग्ज़ाम्स के, और ये बात दूर हो जाती है क्योंकि वो डायरेक्ट रटने की कोशिश करते हैं, कभी भी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में नहीं देते हैं, उनको नहीं पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंपटीशन के बाद में, लेकिन वो बाद में जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि आज ये पूरा वीडियो जिस बच्चों ने देखा है उसको बहुत कुछ सीखने में आया होगा, और वो लोग जिन्होंने इसको पूरा नहीं देखा है उन्होंने ज़रूर मिस किया है। कई बार कहते हैं ना, बहुत कुछ हमारे पास होता है आसपास, लेकिन हम अपनी चतुराई से, चालाकी से उसको मिस कर देते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आप अपने साथियों तक, जो बच्चे वास्तव में इसमें लगे हुए हैं, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, इस वीडियो के लिए भेज सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको उससे सब्सक्राइब करवा सकते हैं, वो भी आपका जो एहसान है वो मानेगा। तो प्यारे बच्चों, और अगर आपके दिमाग में भी कोई सजेशन हो, सजेस्ट, तो वो भी इसमें कमेंट्स बॉक्स में जा कर के दीजिएगा, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए, आपके पढ़ने के लिए। तो आज पूरा वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए, हिम्मत दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।